Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of atomic structure in chemistry. For students of CBSE/Maharashtra State Board Class 11, as well as for aspirants preparing for IIT and NET exams. These videos aim to provide a thorough understanding of the atomic structure, including topics such as subatomic particles, atomic models, quantum mechanical model, electronic configuration, and the periodic table. The tutorials also offer problem-solving tips and tricks to help students excel in their exams. The series is designed by experienced educators and is structured to cover all the essential concepts and theories related to atomic structure. With detailed explanations, visual aids, and real-life examples, the videos aim to ignite the minds of students and inspire a love for the subject of chemistry. Whether you are a student of Class 11 or a competitive exam aspirant, these tutorials will serve as a valuable resource to enhance your knowledge and prepare you for success in your academic journey. Ignited Minds Tutorials is committed to providing high-quality education and empowering students to achieve their academic goals. The Atomic Structure series is just one example of their dedication to delivering top-notch content for the benefit of students across different educational boards and competitive exams. Okay, बच्चा पार्टी, yesterday we had studied कि कैसे आपके कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में हमने कैथोड रेस को डिस्कवर किया, ठीक है, और हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी. Who was the person who actually, तो पहला हमने देखा डाल्टन्स लॉ क्या होता है, ठीक है, whatever we studied yesterday, ठीक है, so we covered basically what डाल्टन्स लॉ. जस्ट रिकैप, ठीक है, तो आपने देखा कि डाल्टन ने जो अपना पोस्टुलेट्स दिया था वो एक ऐसे ही मतलब कोई एक्सपेरिमेंट पे नहीं दिया था, वो थियोरेटिकल था, काफ़ी थियोरेटिकल था, ठीक है. तो हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक लॉ क्या क्या होता है, डाल्टन का एटम क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद भाई साहब हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इट दैट वी स्टडीड, बेसिकली क्या पढ़ा भाई साहब, बताइए. तो आपने कैथोड रेस देखा, ठीक है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट देखा. तो कैथोड रे जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर हम एक गैस को बहुत कम प्रेशर में, विच इज टू अ ट्यून ऑफ हाउ मच, 10⁻⁶ atmosphere, 10⁻⁶ atmosphere, and a voltage of approximately 10,000 volts. जब हम इस गैस में ऐसा changes लाते हैं, when it is subjected to this amount of pressure and a voltage of 10,000 volts, then we see electrons emerging. ठीक है, ये जो electrons emerging है भाई साहब, ये कहाँ पे strike कर रहे हैं, perforated anode पे. तो कैथोड से एनोड में ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या कैथोड रेस जा रहे हैं, इसको हमें कैसे समझ में आता है, वी हैव अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन. ये स्क्रीन किससे बनी हुई है, जिंक सल्फाइड से. तो जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्ट्रिंग पे ये स्ट्राइक करके स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं. सो वी कंफर्म दैट दीज आर कैथोड रेस. हाउ डिड वी कंफर्म इट, और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई साहब. कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस में क्यों, क्योंकि जैसे ही हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को उनके पाथ में रखते हैं तो हमको उनका शैडो दिखता है, ये हमने पढ़ा, ठीक है. और दूसरा क्या पढ़ा, कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी. अगर किसी स्पिन व्हील को, एक हल्के से व्हील को हमने उनके पाथ में रख दिया तो वो घूमने लगता है, ठीक है. सो डेफिनेटली दे हैव काइनेटिक एनर्जी. एंड कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में उनका डिफ्लेक्शन होगा in the same direction as in a negative particle would get deflected, ठीक है. तो ये सब तमाम हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी. दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसके बारे में हमने देखा भाई साहब जे थॉमसन और मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. तो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, एनीवन, व्हाट वाज जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट. एक कैथोड रे का ट्यूब है जिसमें से कैथोड रेस जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और दोनों आपस में परपेंडिकुलर क्रिएट कर दिए. और इससे उनको क्या मिला, चार्ज इज टू मास रेशियो, विच वॉज वॉट, दैट वॉज इक्वल टू E/m वॉज इक्वल टू वॉट, नहीं वो नहीं, क्या किसके बराबर था, E² बाई, हाँ, B²R, E/B²R. तो E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू R जो डेविएशन हुआ है, ठीक है. ये सारी चीजें, तो इससे आपका क्या निकला, थॉमसन के मॉडल से E/m निकला, ठीक है. फिर मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, जब हमने देखा कि मिलिकन ने एक ऑयल को भाई साहब बीच में ही ठहरा दिया, मतलब गिरने नहीं दे रहा है, ठीक है. तो इससे हमारा क्या निकला भाई साहब, दिस वी वर एबल टू फाइंड आउट चार्ज,
ठीक है, वी वर एबल टू फाइंड आउट चार्ज। तो E बाई एम का रेशियो तो पहले ही भाई साहब थॉमसन ने निकाल लिया था, राइट हैंड साइड हमको मालूम ही था, हमने अभी E की वैल्यू निकाल ली विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमको मास मिल गया एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। सो ये सारे जितने भी आपके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में एक एक चीज धीरे धीरे डिस्कवर होती गई, ठीक है। सो वी केम टू फर्स्ट E बाई एम रेशियो, देन वी रियलाइज व्हाट इज E एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब किसकी, एनोड रेस की। सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड लर्नड यस्टरडे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनोड रेस। व्हाट आर बेसिकली एनोड रेस? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज का उल्टा होता है एनोड रेज, दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज बाय गोल्डस्टीन, तो किसने इसको डिस्कवर किया था भाई साहब? एनोड रेज वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। इसके पहले कैथोड रेस में आपने एनोड को परफोरेटेड लिया था, यहाँ पे आप एनोड को परफोरेटेड ले रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एटम्स वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन यूजिंग कैनल रेज और एनोड रेस। तो एनोड रेस का दूसरा नाम है आपका कैनल रेस, ठीक है। ओके, सिस्टम क्या है भाई साहब? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगेन गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, ठीक है। गैस जब लो प्रेशर में होगा और जब आपने हाई वोल्टेज जनरेटर उसमें कनेक्ट किया है, ये आपका एक कैथोड रे ट्यूब है, ये आपका बन गया एनोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस बिकम्स द कैथोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नाउ व्हेन यू आर एक्चुअली पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यहाँ पे एक रेड सा ग्लो आपको मिलता है, यू फाइंड अ रेड ग्लो आउट हियर, ठीक है। ये आपका परफोरेटेड कैथोड है, मतलब इस कैथोड में ऐसे होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं। जैसे इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपका परफोरेटेड एनोड था, वैसे यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड है। तो आपको दिखता है यहाँ पे एक रेड कलर का एक ग्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले में जिंक सल्फाइड में ग्रीन कलर का ग्लो मिल रहा था आपको कैथोड रे से, यहाँ पे आपको एनोड रे से क्या मिल रहा है? रेड कलर का ग्लो मिल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा प्रोड्यूस हुआ, ये काफी है आपको जानने के लिए। गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया और जब उन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड रे वहां पे कैथोड रखा, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड, तो यहाँ पे उनको स्किंटिलेशंस मिले एंड दीज वेर बेसिकली रेड, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर एनोड रेस? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस: एनोड रेस possess positive character, therefore they move towards the negatively charged electrode। तो एनोड रेस, कैथोड रेस किससे बने हुए? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे क्या है? एनोड है। एनोड रेस क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो किस तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या है? कैथोड, ठीक है। सो एनोड रेस possess positive charge, they have got positive charge, therefore they move towards the negatively charged electrode। Anode rays are produced by holes or channels in the cathode and hence are called canal rays। तो यहाँ पे ऐसे होल्स होते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? These are known as canal rays। Are we clear? ठीक है, canal rays। Anode rays are produced by holes or channels in the cathode and hence they are known as canal rays। ठीक है, okay। Anode rays travel in straight line in the absence of an electric and magnetic field। तो ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कैथोड रेस है, कैथोड रेस का भी कल हमने देखा, दे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless you are subjecting them to an electric or magnetic field। ठीक है, okay। Anode rays travel in a straight line in the absence of an electric and a magnetic field। The properties of anode rays, unlike cathode rays, depend upon the nature of the gas taken in the discharge tube, as the charge is to mass ratio of positive rays is different for different gases। ठीक है, ये जो चार्ज इज टू मास रेशियो है, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? चार्ज की वजह से नहीं, मास की वजह से, ठीक है। चार्ज इज टू जो मास रेशियो है, चार्ज सेम ही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये जो मास होगा ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस अनलाइक कैथोड रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, चाहे तो लिख लीजिए इसको। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड rays
में हम लिख सकते हैं E/m रेशियो इज इंडिपेंडेंट, E/m रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो गैस लिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब में, इससे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन एनोड रेज में ये नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में भाई साहब अगर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है, E/m रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन E/m रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ gas taken in the discharge tube, nature of the gas taken in the discharge tube. E/m ratio जो है वो डिपेंडेंट है on the nature of the gas taken in the discharge tube. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. So anode rays possess positive charge. इनमें भाई साहब क्या टाइप का चार्ज होता है? पॉजिटिव. Therefore they move towards the negatively charged electrode, और negatively charged electrode बच्चा पार्टी कौन सा होता है? कैथोड. तो ये भाई साहब किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ. एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय होल्स और चैनल्स इन द कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परफोरेटेड कैथोड. इसको अपन बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। होल्स और चैनल्स इन द कैथोड एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज. दीज आर आल्सो नोन एज कैनाल रेज, ठीक है, ओके। एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके कैथोड रेज के लिए भी एप्लीकेबल है. कैथोड रेज आल्सो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है भाई साहब? द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज अनलाइक कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन. ये एक डिफरेंस है, ठीक है। E/m रेशियो कैथोड रेज में इंपैक्ट नहीं होगा बाय द नेचर ऑफ द गैस टेकन. हाउएवर E/m रेशियो गेट्स इंपैक्टेड फॉर एनोड रेज विद द नेचर ऑफ द गैस टेकन, ठीक है। द चार्ज आयंस व्हिच मूव टुवर्ड्स द कैथोड रे कैरी अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द. अभी देखो क्यों ये E/m रेशियो यहां पे डिपेंडेंट है और क्यों नहीं है. कैथोड रेज किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज E कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास होगा 9/1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा. ये जो एनोड रेज बने हैं ये कैसे बने हैं? आप न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज को नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये रहेगा वहां पे. समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस से आप पॉजिटिव चार्ज को नहीं निकाल सकते हैं. हाँ, न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, इनको निकालना आसान है. लेकिन न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से आप प्रोटॉन्स को नहीं निकाल सकते. तो आप बोलेंगे कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से, ठीक है. समझ लो भाई साहब, आपका सोडियम है, सोडियम एटम है. देखो यहाँ पे लेट्स से वी हैव सोडियम एटम. इस चीज को ध्यान से समझ लो, ठीक है. आपका जो क्या कहते हैं सोडियम एटम है, लेट्स से ये है आपका सोडियम एटम. अरे कितनी देर बाद आओगे भाई साहब? सो लेट्स से सोडियम एटम है, ये 11 है. तो ये कितना है भाई साहब? 2, 8 और 1. अभी 11 मतलब क्या होता है? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं. तो भाई साहब आपका क्या है? न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है. सोडियम एटम इज न्यूट्रल इन नेचर. द मोमेंट यू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हम सोडियम को क्या बोल देंगे? सोडियम प्लस हो गया ये. क्यों? क्योंकि अभी तारतम्य आपका बैलेंस नहीं है. अभी आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया. कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा? एक प्रोटॉन. इस तरह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. पॉजिटिव चार्ज मतलब ये नहीं होता कि प्रोटॉन्स को आपने निकाल लिया बाहर न्यूक्लियस से. पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस आपके एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस, ठीक है. पॉजिटिव चार्ज, ईच पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड बाय द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स के डेफिसिट से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, ना कि न्यूक्लियस को तोड़कर पॉजिटिव चार्ज निकाला गया हो, ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसी से बनता है आपका क्या? कैनाल रेस और पॉजिटिव रेस. तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनका E/m रेशियो क्या होगा, तो आपका हर एक का मास अलग अलग, सोडियम का मास अलग, पोटेशियम का मास अलग, जो भी गैस आपने यूज किया है उसके मास पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है. समझ में आ रहा है? मास पे डिपेंडेंसी फॉर एनोड रेस समझ में आ रहा है क्यों होगा? व्हाई विल इट नॉट बी देयर फॉर कैथोड रेस? बिकॉज कैथोड रेस आर जस्ट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन. इलेक्ट्रॉन भाई साहब सोडियम से आए, पोटेशियम से आए, वो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है.
लेकिन अभी अगर हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये किससे क्रिएट हो रहा है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, कौन से एटम से गए, कितना पॉजिटिव चार्ज उसने एक्वायर किया, वगैरह वगैरह। जैसे समझ लो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282, ठीक है। तो मैग्नीशियम भाई साहब क्या देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 2 पॉजिटिव चार्ज देगा। सोडियम आपको 1 पॉजिटिव चार्ज देगा, ऐसा तमाम है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन द एटम। पॉजिटिव चार्ज इज डिपेंडिंग अपॉन द एटम, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एटम, हेंस E/m रेशियो वहां पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। ओके, सो द चार्ज आयंस विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड कैरी अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे है एटम A, लेट्स से एक एटम A है, ये आयनाइज हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, A+, दैट इज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या इतना समझ में आ रहा है? एक एटम A है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने क्या बनाया, A+। ये जो A+ बना भाई साहब, ठीक है, तो A अगर समझ लो एटम B है, आयनाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जैसे आपका देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, Mg2+, ठीक है। तो यहाँ पे B2+, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब एक के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, A या B पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग एटम्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी उन पे हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो द चार्ज आयंस विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड कैरी अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहे हैं, ठीक है, by the corresponding gaseous atoms or molecules. So there is an atom A which loses 1 electron and acquires 1 unit of positive charge, and correspondingly there is an atom B which loses 2 electrons and acquires 2 units of positive charge. So now this positive charge, which is the source of canal rays, is actually dependent on the gaseous atom, and if it is dependent on the gaseous atom then it will be dependent on the mass. इसीलिए आपका हर एक gaseous atom का E/m ratio for canal rays is different. Are we clear on this one, people? ठीक है। The smallest and the lightest positive ion was obtained from hydrogen gas that was known as proton. This positively charged particle was characterized in 1919 by Rutherford. ठीक है। तो smallest और the lightest positive ion, भाई साहब देखो हाइड्रोजन क्या है, एक गरीब सा एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो ये H+ हो जाएगा भाई साहब, है ना, H+ हो जाएगा। तो द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन हो गया ये, ठीक है। वाज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजन गैस एंड वाज नोन एज प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन ही तो हुआ फिर। भाई देखो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या है, 1, मतलब 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास क्या बचा, 1 प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन आयन बोल लो आप, अगर इसको H+ बोलो या प्रोटॉन बोलो, बात तो एक ही होगी, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन तो है नहीं, ठीक है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो अगर H+ विच इज फॉर्म्ड आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच इज बेसिकली व्हाट, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों भी सेम ही है। H+ मतलब क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, न्यूट्रॉन भी नहीं है उसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, एक प्रोटॉन बचा भाई साहब, एक पॉजिटिव चार्ज बचा, तो दैट इज द प्रोटॉन। आर वी क्लियर? सो द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड वाज नोन एज प्रोटॉन। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919 बाय रदरफोर्ड, ठीक है। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय शैडविक इन 1932। ये जो साइंस, कभी तो कल किसी ने पूछा भाई साहब ये साइंटिस्ट के नाम जानने ज़रूरी हैं, तो मेरा आंसर इसमें यह है कि येस इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज अगर आप नीट के पेपर्स देखोगे तो उसमें साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है, नीट के पेपर्स में पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है नीट में, ठीक है, बोर्ड्स में भी थोड़े बहुत पूछे जाते हैं लेकिन नीट में भी पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय शैडविक, ठीक है, तो न्यूट्रॉन भाई साहब किसने डिस्कवर किया था, शैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय शैडविक, दैट इज 1932, ठीक है। क्या पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा इस पे तो हम कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेपर्स के ट्रेंड देखकर हम ये बता सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब अपने आप को समेट लीजिए क्योंकि लाइफ आगे बहुत टफ होने वाली है, ठीक है। आप बोलते हैं ना भाई प्लेन उड़ने वाली है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए वैसा, तो वैसा ही है कुछ यहाँ पे भी, ठीक है। आप देखोगे आपका 10th तक का जो जर्नी रहा है, अभी 11th में जो आप पढ़ रहे हैं
ऑलमोस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइंस वो साइंस नहीं रहा अभी, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट साइंस एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू बी इन अ ड्रीम वर्ल्ड। हाँ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं, होना पड़ेगा। आपकी तरफ से प्रयास चाहिए, कंटिन्यूस प्रयास चाहिए, ठीक है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी के, लिया है तो निभाना पड़ेगा भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं कि कॉमर्स बड़ा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में भी भाई साहब आपके, इनकी बहन से पूछिए, इन्होंने कॉमर्स किया था और भाई साहब वो 4-5 पन्नों का एक आंसर लिखती थी, मैं देखता रहता था भाई साहब, इतना तो मेरे दिमाग में भी स्टोर नहीं होगा। मतलब अजीब सी कैपेसिटी थी इनके बहन की, इनकी दीदी की एक्चुअली। वो आंसर पढ़ती थी या स्कैन कर लेती थी पता नहीं। आप सोचिए 4-5 पेज का आंसर वो लिखे जा रही है, हर बार मैंने उसका पेपर छीना है क्योंकि लास्ट तक लिखती रहेगी। उसने रायात में टॉप किया था कॉमर्स में 12th में। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई एक मतलब मैंने 3-4 लाइन के आंसर में आप एक साइंस के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने समझा हो, ठीक है। विज़ा विज़ कॉमर्स में भाई साहब आपको एक 6-7 पेज का आंसर लिखना पड़ता है, 3-4 पेज का, इतने बड़े बड़े ओसी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं भाई साहब, पॉइंट पे पॉइंट लिखे जा रहे हैं आप। सो इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, आर्ट्स तो और भी डिफिकल्ट है। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज हाँ ये ले लो भाई साहब लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कैसे अपने आप को किसी सब्जेक्ट के साथ ढालते हैं, कितना अटेंटिव रहते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि द जर्नी इज़ टफ और ये टफ़र होता जाएगा। आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की आबादी भाई साहब आपको चैन से बैठने नहीं देगी। आपको भाई साहब जिस भी फील्ड में शाइन करना है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को उभरते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली डू दिस इज़ योर जर्नी। और आप देखो मैं यहाँ पे आईआईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईआईटी की बात कर रहा हूँ, चलिए हमको माना, हम जानते हैं कि भाई साहब 12 से 15 लाख लोग आईआईटी में अपीयर होते हैं हर साल। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली, एक बहुत टफ सा एग्जामिनेशन भी होता है। उसके बाद आप क्वालिफाई करते हैं, उस पर मेंस के स्कोर पे आपको एडवांस के लिए क्वालिफिकेशन होना पड़ता है, फिर आप एडवांस देते हैं, फिर जाके आप आईआईटी में जाते हैं, ठीक है। और आपकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी क्लॉज लगा के रखा है कि आपको बोर्ड्स में भी 75% चाहिए, ठीक है। आईआईटी मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है, जैसे इनके दादा ने आईआईटी मेंस क्वालिफाई किया था लेकिन बोर्ड का 75% वो क्रॉस नहीं कर पाए, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। सारे तरह के आपका ट्रैप हैं ऐसे, मतलब आप ऐसे हैं कि मतलब वो माइंस होती हैं ना, माइंस ऐसे लैंड के नीचे बॉम्ब्स रखे हुए हैं और आप सोल्जर्स को देखते हैं दौड़ते हुए, तो आपको बच कुछ के चलना है। इधर 75% का क्राइटेरिया भी है, जो अगर आप नहीं मीट करते हैं तो आईआईटी में आपका आने के बाद भी आपने समझ लो 99 परसेंटाइल तोड़ दिया, लेकिन अगर 75% बोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं आया तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। आईआईटी में जाने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हैं, ठीक है। सो दीज आर क्राइटेरिया दैट आर देयर। आपको भाई साहब हारमोनियम बजाना है इधर, मतलब सारे सुरताल में बजाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा फिजिक्स पढ़ रहे तो पढ़ी जा रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे तो पढ़े जा रहे, नहीं, आपको हर एक पे इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी और इनके बीच में मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला, लेकिन पीसीएम या पीसीबी कुछ ऐसा है जिसमें आपको इक्वल अटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपने अगर साइंस को चुना है तो देयर मस्ट बी सम टारगेट्स दैट यू हैव असाइन टू योर माइंड। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से टारगेट आपने अपने आप को असाइन किया, लेकिन थोड़ा समेट के चलो अपने आप को, ठीक है। ऐसे बिखरे हुए मत रहो, ठीक है। थोड़ा अपने आप को समेट के चलो। आपका एक जितना आप अपने आप को समेटोगे तो उतना आपका फोकस रहेगा शार्प। आप मतलब जैसे एक रथ है भाई साहब, उसके सारे घोड़े अगर अलग अलग दौड़ रहे होंगे भाई साहब, उस रथ के चालक का हालत ख़राब हो जाएगा, वो किसको कंट्रोल करेगा। तो स्ट्रीमलाइन योर थॉट्स एंड प्रोसेसेस। आपका अभी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं भाई साहब। आप ये एक एज स्ट्रगल का ही है, ठीक है। किसी एक चीज़ में माइंड बैठाना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि एक सवाल करो तो मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उसमें, है ना, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन आपको अगर वो चीज़ बोला जाए तो शायद आप पूरा फोकस ना कर पाएँ, क्योंकि आपके माइंड में एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दिस इज़ द एज, आपका एज का स्ट्रगल है ये। मैं जब आपकी उम्र का था तो मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके मम्मी पापा जब आपकी उम्र के थे तो उनके साथ भी यही हुआ था। वी आर नॉट केपेबल टू फोकस, बट इन्हीं में से जो लोग फोकस कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। किसी टॉपर और किसी मीडियोकर स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही, सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का ही है, फोकस का, और कुछ नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को समेट के चलिए, यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। अगर आप बिखरे होंगे तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, अगर आप डिसऑर्गेनाइज होंगे तो डिफिकल्ट होगा, आपकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। आपने अभी देखा है लास्ट ईयर, मतलब इसी साल में जो नीट का जो इतना बड़ा बवाल चल रहा है, आप सोचिए मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा बवाल चला, नीट के पेपर्स लीक हुए। इंडिया में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो आप सोचिए गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। चलिए घपला हुआ, ये पेपर लीक हुआ, ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों ही हो रही है बताइए, क्या रीज़न। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ, हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ। पुलिस भर्ती में भी हो चल रहा है भाई साहब, एकदम मतलब कोई पियोन भर्ती का भी एग्ज़ाम निकाल दिया आपने, उसमें भी घपला होगा भाई साहब। क्यों हो रहा है ये, वाई इज इट हैपनिंग। एक टॉप IIT, नीट, CET, इन सब से लेकर एकदम नीचे स्तरीय एग्जामिनेशन में भी अगर आप आएंगे, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ घपला हो रहा है। क्यों, और पूरे हल्ला होता है, ये होता है, वो होता है, फिर दब जाता है, फिर होता है, चल रहा है भाई साहब। क्यों, वाई इज इट दैट एवरी एग्जाम हैज़ अ चैलेंज आउट हेयर, यू विल हैव अ स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि भाई साहब कंपटीशन इतना है, पीपल आर लुकिंग आउट फॉर लूप होल्स। हम नहीं क्रैक कर पाएंगे, जब हमको ये दिख रहा है तो क्या पैसे के उस पर हम कुछ कर लें, ठीक है। लोग झोल सोच रहे हैं, लोग झोल करने का इसलिए सोचते हैं क्योंकि आगे कुछ दिखता नहीं है, उनको अंधेरा दिख रहा है, चलो पैसे के दम पे कुछ कर लिया जाए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। सो कॉम्पिटिशन टफ है, अपने आप को स्टैंड करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इसी में से आपको शाणे होकर खेलना है, ठीक है। यू विल हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट, यू विल हैव टू प्ले स्मार्ट इन द सेंस कि आपको अपना टाइम बहुत क्रीम तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। सवाल ज़्यादा लगाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए चीज़ों को। अभी कॉन्सेप्ट में उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैंने हज़ारों बार देखा है, लोग चलिए बैजू जाते हैं, आकाश जाते हैं, एलन जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी बेटर से बेटर कॉलेज में भी जाएं, कहीं भी आप पढ़े, लोगों को मैंने देखा है, अच्छा चलिए क्लास में सुन रहे हैं, 100-150 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, सुना, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, फिर घर में जाके उसका वीडियो देखेंगे, फिर भाई साहब कहीं और से एक और वीडियो देखेंगे। आप समझिए एक कॉन्सेप्ट, मैं समझिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट्स से आपका कोई भी, ये आपका एनोड रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया, चलो आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जाकर इसका वीडियो देखेंगे, फिर ये वीडियो में भी पूरा नहीं समझ में आ रहा, दूसरा वीडियो देखेंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट में आपने कितना ही टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इस एक कॉन्सेप्ट को समझने में आपने 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया, हालांकि उतना बनता नहीं है आपका, उतना इन्वेस्टमेंट आपका बनता नहीं है। एक भाई साहब एनोड रे है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इधर जा रहा है, रेड ग्लो कर रहा है, इसका इतना E/m मास है, छोटे छोटे चीज़ें हैं, समझ लीजिए मामला खत्म हो जाएगा यहीं पे। इसको यहीं ख़त्म कीजिए, जितना जल्दी आप कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके अपना मैक्सिमम टाइम, उन 2 घंटों में अगर तुमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए होते ना, तुम कहीं आगे निकल गए होते, तुम कॉन्सेप्ट में ही फंसे रहे। और यही चैलेंज हर स्टूडेंट का है, हर स्टूडेंट का है, क्योंकि स्टूडेंट अपना टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा है। आप कॉन्सेप्ट में भाई साहब आज की तारीख में देखो, हमारे टाइम में भाई साहब इंटरनेट वगैरह नहीं था, हमारे पास थी भाई साहब साइकिल उठाओ, 2 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी मिलेगा आपको, वहाँ पे अगर आपकी बुक आ गई है तो आपका सौभाग्य, नहीं है तो फिर बेटर रहिए, कोई रेफरेंस बुक मिल जाए तो पढ़ लीजिए। ये सब हमारा था, हमारे पास उतने चैनल्स नहीं थे। आज के पास आपके पास इतने सारे भाई साहब रिसोर्सेज हैं कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और जहाँ पे आपका टाइम नहीं जाना रहता है वहाँ पे भी आप टाइम लगा देते हैं। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इन 2 सालों में आप 90 चैप्टर्स पढ़ेंगे, 90 चैप्टर्स, चाहे PCM लिया हो चाहे PCB, और ये 90 के 90 चैप्टर्स आपके दोनों में आने वाले हैं, इंजीनियरिंग में भी और मेडिकल में भी, ठीक है। 1 साल का कोर्स नहीं आएगा, 2 साल का कोर्स आएगा। तो बहुत मतलब 11 का कोर्स तो एकदम से मतलब छांक मारिए भाई साहब, एकदम से इतनी अच्छे तरीके से कीजिए, इसके हड्डियों में घुस जाइए, बोन मैरो तक पहुंच जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी। और आपके पास ये चैलेंज नहीं है कि भाई साहब उधर मेरे को 12 का 75% भी मेंटेन करना है। जब 12वीं में आप पहुंचेंगे, 12th में आप पहुंचेंगे, तो 75% पे थोड़ा फोकस करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा IIT से, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपके पास वो प्रेशर नहीं है, अभी आप 11 कैसा भी करके निकालेंगे चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप जितना कंपटीशन लेवल पे अपने आप को तैयार कर पाएँ, स्ट्रैटेजाइज कीजिए। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो कोई हवा IIT में नहीं जाता है, या कोई मतलब बहुत ब्रिलियंट इंसान जाते हैं जो अपना दिमाग खोल के रखते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझिए। देखिए मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। आज की तारीख में कम से कम 7 से 7.5 लाख लोग 10th का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें मतलब मैं CBSE की बात कर रहा हूँ, जिसमें करीबन 1 से 1.5 या 2 लाख लोग 90% के ऊपर लाते हैं, ठीक है। अभी मैंने अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को जोड़ लिया और बाकी सारे स्टेट बोर्ड को जोड़ लिया तो आप समझ लीजिए कि भाई साहब करीबन 15 लाख लोग दे रहे हैं, जिसमें से आराम से आपके 4 लाख लोग 90% के ऊपर लाएंगे। 15 लाख का 3 लाख कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट 20%। IIT में सीट्स कितने हैं? 5000। तो अगर ये सिर्फ 20% वाले लोग एग्जाम दें IIT का, तो भी इन सबका नहीं होने वाला। ये सत्य है। समझ में आ रहा है? इक्वेशन समझ में आ रहा है भाई साहब? 15 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से भाई साहब 3 लाख लोग 90% के ऊपर ला रहे हैं। कितना परसेंट हो गया? 3/15 करो, 3 × 3 5 इधर 5 और 8 20, तो 20% लोग 90% के ऊपर ला रहे हैं हर बोर्ड में, CBSE हो कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ये 20% समझ लो। अभी तो सब लोग IIT देंगे, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इन 20% को उठाया और IIT दिलवाया, तो भी भाई साहब इनमें से सारे लोगों का IIT में नहीं होगा, क्योंकि सीट्स आपके 5000 ही है। समझ में आ रहा है इक्वेशन? तो इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को समझिए कि अगर आपके 12th में 90% आपने क्रॉस नहीं भी किया है, तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी जिन लोगों ने 90% क्रॉस किया है उनका भी नहीं होने वाला है, सीट ही उतने नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से सोचिए कि कहाँ से आपको कैसे क्रैक करना है चीज़ों को, ठीक है। आपको भाई साहब देखना है कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपके इनिशियल फेज में ना सवाल लगाइए, सवाल, जितना सवाल आप कर सकें। मैंने जो आपको लिस्ट दिया है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वही लिस्ट अगर आप भाई साहब एक एक सवाल लगा लेना, आप उस, मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट ही ये है, हर एक चैप्टर पे नई नई करके 300 से 400 सवाल अगर आपने लगा लिए ना, वो सॉलिड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये 300-400 सवाल आप 1 महीने में लगाएं या 10 दिन में या 1 हफ्ते में या 4 दिन में या 2 दिन में, ये आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट पे उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सवालों पे टाइम लगाइए। आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता जाएगा, अपने आप। सवाल 2 चीज़ करता है, आपके नॉलेज को एनहेंस करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपको टेक्निकली तैयार भी करेगा भाई साहब, क्योंकि यही करना है, ठीक है। सो प्लीज़ स्ट्रैटेजाइज। यहाँ पे तो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूँगा और मैं बोल भी दूंगा कि भाई साहब ये चैप्टर तो मेरी तरफ से हो गया था, तुमने नहीं किया, तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो हर जगह की बात है, ठीक है। तुम फंसोगे, तो स्ट्रैटेजाइज। मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा आप दिमाग को खोल कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप 10th में करते आ रहे थे, यहाँ पे आपको उस तरह से सक्सेस नहीं मिलने वाला। पहली बात तो आपका 360 डिग्री चेंज है इन द कॉन्सेप्ट्स। साइंस उस तरीके का साइंस नहीं रहा अब। और दूसरी बात ये है कि आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागिए। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, एक बार समझ लीजिए, क्लास में ही समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा आपके माइंड में देखो चलता रहता है, मैं ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में मैं बोल सकता हूँ कि चलता रहता है, यार समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, वीडियो देख लेंगे जाकर, कोई दूसरा, इतने सारे रिसोर्सेज है, कहीं से कुछ देख लेंगे, कवर कर लेंगे इस गैप को, ठीक है। ये जो आपके माइंड में पैरेलली चल रहा है ना, तो आपने बना ही लिया है मन कि यार जाकर देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लेंगे। वो आपका पहला फेलियर है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको समझना है ना थोड़ा, अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे तो पूछ लीजिए, वहीं पे ख़त्म कीजिए कहानी को। कॉन्सेप्ट की कहानी को जितनी जल्दी हो सके और जितने स्ट्रांगली हो सके ख़त्म कीजिए, उसमें टाइम को खींचिए मत, ठीक है। सवालों में टाइम को खींचिए, सवालों में टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाकर आपको रिजल्ट दिखेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, हर एक टॉपिक में अगर आपने 300 सवाल लॉक कर लिए ना, आप आराम से IIT नीट क्रैक कर सकते हैं। करना पड़ेगा, यही है, यही एकमात्र रास्ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द ओनली वे आउट, ठीक है। ओके, न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चैडविक। कोई नहीं पूछने वाला, अच्छा कौन थे चैडविक, अच्छा 1932 में, तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कैसे इन्होंने कर लिया, बकवास है, ठीक है। ही बॉम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल देखो आपका बेरिलियम है, ठीक है, तो इन्होंने बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या होता है भाई साहब, एक गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भाई साहब क्या होता है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका हीलियम, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, ठीक है। ये है हीलियम, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स, 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, कितने न्यूट्रॉन्स, 2, ठीक है। नाउ इफ इट डोनेट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं
तो भाई साहब इसके पास कितना चार्ज हो जाएगा बच्चा पार्टी, 2 प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा ना, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स तो है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बोथ कॉन्स्टिट्यूट द एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया आपका हीलियम। तो कितना चार्ज हो गया इसमें बताइए, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल लिखते हैं हम इसको। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2e प्लस भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, 2e प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज दोनों का सेम रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ओके। सो ही bombarded a thin sheet of beryllium with alpha particles. Electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted. तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम एटम पे बॉम्बार्ड किया तो न्यूट्रॉन्स निकलते हुए मिले, ठीक है, दीज वे बेसिकली न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। प्रोटॉन्स वर इमिटेड, ही नेम दीज पार्टिकल्स नोन एज न्यूट्रॉन्स। तो ये आपके पार्टिकल्स क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, दीज वर बेसिकली न्यूट्रॉन्स, ओके। सो आपका ये अरेंजमेंट है, ये सब कोई, ठीक है। तो आपका देखो ये हीलियम पार्टिकल है, इसको आपने बम्बार्ड किया है किसमें, बेरिलियम में। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मास नंबर क्या है, 4, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। चार्ज इसका कितना है भाई साहब, +2, क्यों, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने भगा दिया है, ठीक है। आपने भाई साहब इसको बेरिलियम पे बम्बार्ड किया है, बेरिलियम आपका एटॉमिक नंबर 4 और 9, तो मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, मास नंबर 9 और चार्ज इसका 0 है क्योंकि न्यूट्रल है। कोई भी एलिमेंट आपका न्यूट्रल होता है तो उसका चार्ज कितना होता है, 0, ठीक है। इस पे जैसे आपने बम्बार्ड किया तो अभी देखो 4 और 9 कितना हो गया 13, तो यहां पे कितना आना चाहिए 13, कितना आया 12, ठीक है। 2 और 4 कितना आना चाहिए 6, परफेक्ट। तो इसका मतलब एक गायब हो गया है, क्या गायब हुआ है, न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन आपका गायब हुआ है, देखो 12 + 1 13, समझ में आ रहा है। और इसका चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, समझ में आया। न्यूट्रॉन कहां से आया, आपको यहाँ पे 4 + 9 होना चाहिए था 13, यू आर गेटिंग 12 कार्बन, ठीक है। सो इट मींस दैट अ न्यूट्रॉन विल बी एमिटेड, तो ये आपके न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स एमिट होंगे। क्लियर है भाई साहब, इतना ही काफी है, ठीक है। इसी चीज को लोग भाई साहब वीडियो में जाकर कैसे हुआ रे भाई साहब, अरे क्या करोगे भाई साहब बाल की खाल निकाल के, ये कुछ नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है। आप इसी चीज को भाई साहब 3-4 वीडियो में देखेंगे तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं आपको बोल दूंगा भाई साहब जहां पे रिसर्च की जरूरत है वहां पे कीजिए, लेकिन जहां पे आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पढ़ के क्लोज कर सकते हैं क्लोज कीजिए, उल्टा सवाल लगाइए उस पर, ठीक है, यू विल रीच समवेयर। ओके चलिए भाई साहब, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हो गया बोलो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भाई साहब चार्ज कितना -1, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं -1 में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपका मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कौन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, ठीक है। ओके, प्रोटॉन भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज 1, और जैसा आपका ये वाला माइनस में है इसको अपन प्लस में लिखेंगे, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन सब मिलकर भाई साहब इसको डिस्कवर किए हैं। ओके, न्यूट्रॉन आपका 1, अभी जेम्स चैडविक का नाम आया भाई साहब, इनका कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम, ओके। तो इसका एब्सोल्यूट मास देखोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स इससे ज्यादा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 1800 टाइम्स ज्यादा है। The discovery of electrons and protons as the subatomic particles led to the concept of atomic models which depict the arrangement of fundamental particles. Okay, what is the ratio of mass of an electron to the mass of the hydrogen atom? एक इलेक्ट्रॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास का रेशियो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट, इजी इजी, ऐसे सवाल लगाइए भाई साहब जिससे दिमाग खुले, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन, चलिए भाई साहब इसको देख लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो, फाइंडिंग द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। एक हाइड्रोजन एटम में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। सो द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी व्हाट, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ 1 प्रोटॉन। देखिए यहाँ पे आपका मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू दिस, और मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज दिस, ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एडम, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻31 प्लस 1.6। अभी देखो भाई साहब इसके कंपैरिजन में ध्यान दो, इस कैलकुलेशन को ध्यान दो, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत छोटा है, 10 रेज़ टू कितना है -31 है,
यहाँ पे कितना है 10 रेज टू माइनस 27 है, मतलब 10 रेज टू 31 माइनस 31, मतलब आप सोचो इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। ऐसे एडिशन जैसे अगर समझो 10 पे आपने 0.00001 ऐड कर दिया तो क्या हो जाए, देखो इसको अगर मैं भूल जाऊं, देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको इग्नोर क्यों किया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 है ना, 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 प्लस 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। अगर मैंने 10 रेज टू माइनस 27 को कॉमन ले लिया बोलो, ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये 1 मतलब क्या है, सॉरी अपना 1.67, ठीक है, ये 1.67 यहाँ पे ये हो गया। अगर मैं इसको लूँ तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 0.00123 ऐसा आएगा कि नहीं, है कि नहीं। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या ही इसका अचार डाल लेंगे भाई साहब, 0.00091 इतना पूछे, क्या इसको अपन 1.67 ही लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लो वैल्यू एज कंपेयर टू दिस, हेंस वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू। तो हमने यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इसको ले लिया, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे अपने को क्या करना है भाई साहब, फाइंडिंग द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आपका रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी आपने देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। तो अगर हम इसको करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट 1:183 है। मैंने जैसे आपको बोला कि एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज़्यादा होता है। तो ये आपका क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन ही हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1:1838, ठीक है, 1:1। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, E/m, चार्ज टू मास, फंडामेंटल है कौन सा, ठीक है। देखो E/m इज नॉट अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है, चार्ज टू मास रेशियो है ये, ठीक है, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ अदर यूनिट्स, ठीक है, अदर यूनिट्स, सो वी कैन नॉट कॉल देम फंडामेंटल यूनिट्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। क्यों न्यूट्रॉन्स को नहीं, अरे भाई साहब हाइड्रोजन में कहाँ न्यूट्रॉन है क्या, नहीं है, तो आप उसको फंडामेंटल नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब में है। इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, सब में मिलेगा, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके, सो भाई साहब अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया डाल्टन की एटॉमिक थियरी, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, वी हैव डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन ने जो बोला कि भाई साहब एटम जो है इनडिविजिबल है, वो डिसअप्रूव हो गया, नाउ एटम इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ये सब हो गया। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो, ठीक है। तो आपके दो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एक हुआ था आपका मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और दूसरा था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में E/m रेशियो कैसे निकाला, बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नीट्यूड फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज दैट द कैथोड रे वाज एक्चुअली हिटिंग द मिडल without in the absence of electric and magnetic fields. When he applied electric field, it was going like this. When he applied magnetic field, it was going in the opposite direction. When he applied the electric and magnetic field perpendicular to each other, again it hit the same point. ठीक है, okay. There have been, अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब थॉमसन का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, एंड फाइनली एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ठीक है। तो there have been many atomic models that were proposed and considered throughout the history of atomic physics before a final model of atom that is being used today or accepted as the most accurate one was proposed. तो भाई साहब हम क्यों ही जो फाइनल है उसको ना पढ़ लें, ये सबको क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब, आज की तारीख में जो एप्लीकेबल है उसी को पढ़ लो, खत्म करो मामला। Why do we have to study all these things? डाल्टन ने क्या किया, फिर भाई साहब डाल्टन के डिमेरिट्स क्या थे,
फिर हम भाई साहब रदरफोर्ड, फिर हम भाई साहब इन सब को क्यों पढ़ रहे हैं जब हमको मालूम है कि ये सब फेल हुए हैं अपने अपने उस पर, तो वाई आर वी स्टडिंग दिस? हाँ, गलतियों से सीखते हैं। तो क्या मॉरल साइंस का लेक्चर चल रहा है ये साइंस का भाई साहब? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं वो भी गलत हो, ठीक है? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। साइंस एवोल्यूशन है भाई साहब, साइंस इवॉल्व हो रहा है। ऐसे 150 साल से एटम्स का स्टडी चल रहा है। कभी डाल्टन ने कुछ कहा, ठीक है भाई साहब, कुछ सालों तक हमने उसको फॉलो किया, फिर वो डिसअप्रूव हुआ, रदरफोर्ड ने आकर कुछ और कर दिया, फिर भाई साहब बोर आ गए भाई साहब, फिर आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया। तो कॉन्सेप्ट चेंज ही होता जा रहा है ना भाई साहब। तो क्या मालूम कल जो आप आज जो आप पढ़ रहे वो भी भाई साहब चेंज हो जाए। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट हैव बीन द डिमेरिट्स एंड फेलियर्स ऑफ वन साइंटिस्ट, बिकॉज ये जो डिमेरिट्स और फेलियर है दूसरे साइंटिस्ट के सक्सेसफुल होने का रीजन है। आज भी जिन चीजों के आंसर हमें नहीं मिल रहे हैं, शायद जब हम इन चीजों को डिस्कवर करने जाएं तो ये जो हमने आज तक पढ़ रखा है, जान रखा है, समझ रखा है, ये भी कल खारिज हो जाए। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है? सो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप साइंस को जानना जरूरी है, ठीक है? कैसे एक स्टेप फेल हुआ तो दूसरे साइंटिस्ट के लिए इसी स्टेप का लिए ये सक्सेस हो गया, दूसरे साइंटिस्ट के बेस का भी कुछ स्टेप्स फेल हुए और तीसरे साइंटिस्ट ने उन चीजों को आइडेंटिफाई किया और फिर सक्सेसफुल मॉडल। तो धीरे धीरे आज की तारीख में जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं जो आगे चलकर डिस्कवर होकर आपके भाई साहब लैक को कवर कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज द रीजन वी हैव टू स्टडी स्टेप वाइज, ठीक है? ऐसे आसमान से एटॉमिक मॉडल नहीं टपका है, लोगों के मेहनत लगे हैं, लोगों के लॉजिक्स लगे हैं, रैशनल लगा है, और फिर हमको ये भी देखना है कि कैसे वो रैशनल डिफीट भी हुआ है और दूसरे साइंटिस्ट ने भाई साहब उसी पे अपना काम किया है। ओके, सो एटॉमिक मॉडल्स इफ वी कंसीडर, देयर आर 5 एटॉमिक मॉडल्स। वन इज बेसिकली थॉम्सन्स मॉडल, जिसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी खीर में आपने किशमिश छिड़क रखा है तो उस तरीके का जो मॉडल बनता है उसको अपन बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है? रेजिन मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है? दूसरा है भाई साहब आपका रदरफोर्ड मॉडल, विच इज ऑल्सो नोन एज द सोलर सिस्टम मॉडल, ठीक है? ये दोनों मॉडल्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? थॉम्सन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल दोनों भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका बोर्स मॉडल, देन भी आता है बोर्स सॉमरफेल्ड मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आज की तारीख में जो मॉडल एप्लीकेबल है, ठीक है? इसको अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बोलते हैं। सारा इंटरनेट अभी क्लाउड पे चला गया ना वैसा, तो ये क्वांटम मॉडल भी अभी क्लाउड पे है, ठीक है? तो इसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बोलते हैं, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है? क्लाउड मतलब क्या होता है? नहीं बादल नहीं, मतलब आपका इंटरनेट में क्लाउड मतलब क्या होता है? यस, तो आपको अब स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं है ना? अभी धीरे धीरे हमारा क्लाउड मॉडल डिस्कवर होता जा रहा है, मतलब और एनहांस होता जा रहा है। सो ये जो आपके पेन ड्राइव्स, डीवीडीज, ये सब जो लगते थे अभी ये नहीं लगेंगे। क्लाउड में ही आप सारा कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? आप क्लाउड में परचेज कर सकते हैं, आप सारा इन्फॉर्मेशन क्लाउड में ही रख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अ रेंटल स्पेस दैट विल बी क्रिएटेड इन द क्लाउड वेन यू कैन रेंट द स्पेस, ठीक है? आप भाई साहब वो रेंट करके उसमें सारा इन्फॉर्मेशन अपना डाल के रख सकते हैं, ठीक है? सो दैट इज व्हाट क्लाउड मीन्स, ठीक है? ओके, किसी ने फ्लॉपी देखा है क्या? नहीं, हमारे ज़माने में कंप्यूटर में फ्लॉपी हुआ करता था, ऐसा फ्लॉपी डिस्क होता था, बहुत कम इंफॉर्मेशन होता था भाई साहब उसमें, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उसकी एकदम ना के बराबर थी, ठीक है? आपने 1-2 फाइल अपलोड कर दिया बस खत्म, और कुछ नहीं कर सकते उसमें, खत्म। ऐसे लोगों के पास भाई साहब ऐसे मतलब लाइब्रेरी होती थी फ्लॉपीज की, ठीक है? क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता था। आज की तारीख में एक छोटे से पेन ड्राइव में जितना आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो उसका 0.01% भी आप फ्लॉपी में नहीं स्टोर कर पाते थे। फिर हमारा आया भाई साहब सीडीज, ठीक है? अभी आया उसके बाद पेन ड्राइव, तो इस तरह से आपके एसएसडी ड्राइव आ गए अभी तो बहुत सारे। खैर, थॉम्सन्स मॉडल तो ये क्या था भाई साहब, आपका प्लम पुडिंग मॉडल था। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या होता है? पुडिंग जानते हैं क्या होता है? खीर समझ लीजिए, ठीक है? यूरोपियन लोग पुडिंग खाते हैं तो पुडिंग में रेजिन्स डालते हैं, तो जैसे पुडिंग में आपका रेजिन्स छिड़का हुआ होता है वैसा, मतलब प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोल सकते हैं। वाटरमेलन को अगर बीच से काटेंगे आप तो आपका वाटरमेलन कैसे दिखता है? एक रेडिश पार्ट दिखता है और उसमें भाई साहब ब्लैक सीड्स दिखते हैं, तो द सेम थिंग इज देयर, ठीक है? तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि थॉम्सन को मालूम चल गया कि भाई साहब एटम्स के अंदर चार्जेस हैं। अब ये अगर चार्जेस हैं तो ये कैसे रहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने भी इसको इमेजिन किया। फिलहाल ये यहां तक पहुंच चुके थे कि डाल्टन ने तो बोला भाई साहब एटम इंडिविजिबल है, इसके बाद कुछ नहीं है, एटम अंतिम सत्य है, ठीक है? लेकिन फिर देखा गया कि चार्जेस निकल रहे हैं एटम से, मतलब एटम्स चार्जेस से बने हुए हैं।
तो थॉमसन को ये मालूम चल गया कि भाई साहब चार्जेस हैं जो डाल्टन ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई साहब यहाँ पे चार्जेस कुछ ऐसे होंगे कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो नीला वाला पार्ट दिख रहा है ये भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का एक समुंदर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बोट तैर रहे हैं, या आप अगर मान लो कि वाटरमेलन का जो रेडिश पार्ट है दैट इज बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स हैं दे आर बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज हाउ एन एटम इज। ठीक है, ओके। सो J.J. Thomson proposed that an atom was a sphere of continuously positive charge in which negatively charged electrons were embedded in the most stable electrostatic arrangement. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे दोनों भी चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे धीर स्थिर है। ठीक है, स्टैटिक मतलब एक जगह पे बस जाना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, नीदर द प्रोटॉन्स आर मूविंग नॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो इट इज बेसिकली अ स्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, okay, he made an analogy with the watermelon and plum pudding in which seeds and dried raisins, तो plum pudding मॉडल में ऐसे अगर raisins को डाल दो, ठीक है, किशमिश डाल दो अगर, ठीक है, are embedded respectively। खीर में जैसे किशमिश को आप छिड़कते हैं वैसे ही भाई साहब आपका वाटरमेलन में जैसे रेडिश पार्ट में आपके जो ब्लैक सीड्स दिखते हैं वैसा ही है आपका। सो दैट थॉमसन्स मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, वाटरमेलन एंड रेजिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एटम, तो जो मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा थॉमसन ने माना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ऐसे भाई साहब गड़े हुए हैं, ठीक है, एम्बेडेड है। ठीक है, एम्बेडेड in the uniformly distributed in positively charged sphere, the atom is neutral due to counterbalance, तो एटम आपका न्यूट्रल है, काउंटर बैलेंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम आर एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, तो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। द मॉडल वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैपेंड लेटर ऑन, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, तो भाई साहब रदरफोर्ड आए और इन्होंने दिखाया कि एक स्कैटरिंग हो रही है जो हम पढ़ेंगे। तो थॉमसन का मॉडल चला, जैसे डाल्टन का मॉडल 100 साल तक चला। ठीक है, 100 साल तक डाल्टन के मॉडल ने किसी ने डाल्टन के मॉडल को चैलेंज नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे, अब ये साल कौन सा है, देखो 1932 है ना, मतलब आप कौन से साल में हो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे साइंटिस्ट की कनपट्टी पे बंदूक थी भाई साहब, डिस्कवर करो, एटम बम बनाओ, हमको नहीं मालूम कैसे बनाना है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ, वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है भाई साहब। आपका 1939 से 1945 आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और आप देखोगे उस दौरान बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, स्पेशली एटॉमिक फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, क्योंकि ये फोर्स्ड था। ठीक है, तो मतलब एक तरफ से अच्छा भी हुआ मानवता का, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे डिस्कवरीज हुए उस टाइम पे। ठीक है, आपका मैं अगर बोलूँगा कि डाल्टन की थियोरी 100 साल तक इसलिए चली क्योंकि लोग आराम से भाई साहब थे। ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं भाई साहब, मछली मार रहे हैं, ठीक है, आराम से सो रहे हैं। अचानक से जब वॉर, अरे भाई अब वॉर आ गया, चलो 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 अभी भाई साहब बम बनाने हैं, ये बनाना है, वो बनाना है, साइंटिफिक कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। आप आगे चल के एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे जिनका नाम था हाइसेनबर्ग। इन पे एक सीरीज़ बनी है जहाँ पे हाइसेनबर्ग को मारने की साजिश की गई थी, क्योंकि जितने भी दूसरे पावर्स थे उनको लग रहा था कि हाइसेनबर्ग विल बी एबल टू मेक द फर्स्ट एटम बॉम्ब, ठीक है, और अ न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड देयर वाज अ प्लान हैश्ड आउट टू किल हिम। ठीक है, सो ये सारी तमाम चीज़ें हुई थी। खैर आप अगर देखोगे ज़्यादा करके डिस्कवरीज उस टाइम पे हुए, डाल्टन के टाइम पे भाई साहब आराम से लोग थे, कोई वॉर नहीं था, इसलिए 100 साल तक किसी ने उनके थियरी को चैलेंज ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अभी डिस्कवरीज होने लगी, एक के बाद एक 2 साल में सब चेंज होने लगा। ठीक है, तो थॉमसन का मॉडल ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड ने भाई साहब फटाफट एक्सपेरिमेंट कर लिया और इन्होंने प्रूव कर दिया कि दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ओके, द मॉडल वॉज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स, द थियरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो जो आज की तारीख में जिस न्यूक्लियस की बात करते हैं हम, जिसमें आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इट फेल टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। तो भाई साहब देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब तक एक डिस्टेंस मेंटेन्ड है तब तक दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे। दोनों एक साथ हो गए तो ना पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, ना नेगेटिव रहेगा नेगेटिव। अगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब इस पॉजिटिव में नेगेटिव गड़ा हुआ है, तो ना पॉजिटिव रह सकता है ना नेगेटिव रह सकता है, कम से कम चार्ज पार्टिकल तो नहीं रह सकते, क्योंकि वो घुल मिल जाएंगे, खत्म हो गया वो। ठीक है, सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट विच वाज नॉट, मतलब ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। ठीक है, कैसे आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव रह सकता है? नहीं सकता। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टच भी होता है तो खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है, इट इज डन।
ठीक है। ओके, रदरफोर्ड एंड हिज 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुई थी भाई साहब, ठीक है। वेयर अ थिन गोल्ड फॉइल, एक आप जो टिफिन रैप करते हो ना, एल्यूमिनियम का फॉइल यूज करते हो, तो पतला वाला आयरन फॉइल, पराठे वराठे भाई साहब ऐसा पैक कर देते हो ना, रोटी वगैरह, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल है, उसी उतना ही पतला गोल्ड फॉइल है। देखो ऐसे गोल्ड फॉइल है, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से हमने इसको फैले दिया है, ठीक है। रदरफोर्ड एंड हिज 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेयर अ थिन गोल्ड फॉइल वाज बम्बार्डेड विद अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का बीम है। द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज रेडियम। ये भाई साहब आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अल्फा पार्टिकल्स इज अगेन व्हाट, हीलियम -2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सब कन्वर्जन आपके दिमाग में चलने चाहिए भाई साहब, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल इज व्हाट पीपल, हम अभी हमने पढ़ा कि भाई साहब अगर आप हीलियम एटम को लेते हो, अगर आपने हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दिया तो दिस विल रिजल्ट इन हीलियम 2+, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल इज अ पार्टिकल विच कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रदरफोर्ड एंड हिज 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट where a thin gold foil that is about 10 nanometer was bombarded with a beam of alpha particles. The source of alpha particles was radium. ये भाई साहब आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स था रेडियम, ठीक है। इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट वाज केप्ट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, तो ये रेडिएशंस हैं विच आर एक्चुअली फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल। ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ठीक है। तो एक स्लिट था, यहाँ से आपको भाई साहब इसको अनाउ किया जा रहा है, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग ऑफ द गोल्ड फॉइल। The target thin gold foil was surrounded by a circular green coated, तो ऐसा सराउंडेड है, क्या है भाई साहब, फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड मटेरियल टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो यहाँ पे एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जैसे ही आप स्ट्राइक करते हैं तो फ्लैश प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी सो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैड पास्ड इट, ठीक है, मतलब स्ट्रेट गए वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये हम कैसे बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो एक आदमी था जिसका नाम था स्मिथ मात्रे, ठीक है। तो स्मिथ मात्रे ने एक मतलब फार्म हाउस बनाया, ऐसा फार्म हाउस बनाया, ठीक है, और इसमें भाई साहब बहुत सारे आम के पेड़ लगाए, ठीक है। एक भुक्कड़ सा आदमी था जिसका नाम था साहिल मुनकर, ठीक है, चोर भी था थोड़ा सा। तो अभी ये स्मिथ मात्रे ने क्या किया, पूरा फेंसिंग कर दिया भाई साहब, ऐसा फेंसिंग कर दिया, ठीक है, ऐसा फेंसिंग है, ठीक है। तो साहिल मुनकर भाई साहब अभी बगीचे में जाकर आम खाएंगे, ठीक है। तो साहिल मुनकर भाई साहब अगर, तो ऐसी फेंसिंग है देखो, तो इतने मतलब इतना बड़ा फेंसिंग है, यहाँ पे एक तार है, यहाँ पे एक तार, साहिल मुनकर आराम से अंदर चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फेंसिंग जो है, ये फेंसिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि साहिल मुनकर आराम से या कोई भी चोर आराम से अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा करके जो आपके पार्टिकल्स पास हो गए, इसका मतलब एटम का अंदर का स्पेस खोखला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles were able to go through straight without any deflection। मतलब 99.9% आपके straight गए without any deflection। so इसका मतलब एटम का ज़्यादा हिस्सा आपका खोखला ही है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। just as if you do this kind of a fencing and most of the alpha particles anybody can actually go in, so it proves that your fencing is having a lot of empty space inside it। अगर fencing ऐसी होगी तो भाई साहब चोर को तरकीब लगानी पड़ेगी, फिर शायद जाना पॉसिबल ना हो, या फेंसिंग अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर फेंसिंग भाई साहब ऐसा खुला ही है तो क्या ही का फेंसिंग, फिर तो कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से एटम के अंदर से इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स का फ्रीली जाना ये कंफर्म करता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ओके, few alpha particles were deflected by small angles। तो कुछ अल्फा पार्टिकल भाई साहब क्या हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ट्याओ ट्याओ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। few of the alpha particles were deflected by small angles, बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है।
पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। तो यहाँ पे एक छोटे से पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, ये अल्फा पार्टिकल भाई साहब डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, थोड़े से जगह पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज सिर्फ छोटे से एक जगह पे है, और जैसे देखो हो क्या रहा है, आपका जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है बच्चा बॉडी वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है समझ लो, और यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे घूम रहे हैं भाई साहब, तो आपका सारा जो अल्फा पार्टिकल है उसको तो इतना स्पेस मिल रहा है भाई साहब, वो आराम से जा रहा है भाई साहब, ठीक है, आराम से जा पा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसके पास आ रहा है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन हो गया, यहाँ पे आ रहा है, अच्छा यार ये सामने, तो ऐसा हो गया, थोड़ा सा डेविएशन हो गया, ठीक है। सो व्हेन इट इज अप्रोचिंग द न्यूक्लियस विच इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू, अभी ये स्मॉल इन साइज का कैसा कंपैरिजन हम देंगे, लोग बोलते हैं कि मतलब अगर आप कोई फुटबॉल फील्ड ले लो, फुटबॉल फील्ड के सेंटर पे एक राई का दाना रख दो, ठीक है, तो जितना आपका कंपैरिजन होता है उस राई के दाने से पूरे फुटबॉल फील्ड का, उतना ही लगभग न्यूक्लियस का भी स्पेस है एज कंपेयर टू द एंटायर एटम। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का स्पेस उतना ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये कंपैरिजन। तो दैट इज हाउ द स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस इज इनसाइड द एटम। तो इतने छोटे से पैमाने पे अगर न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑब्वियसली बहुत छोटा सा अमाउंट ही डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। इसका भाई साहब कंक्लूजन ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पूरे एटम में भाई साहब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सोने की कोशिश कर रहा है नहीं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अभी देखो 20,000 अल्फा पार्टिकल में करीब करीब एक अल्फा पार्टिकल रीबाउंडेड कंप्लीटली। अभी ये क्यों हो रहा होगा, देखो ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ओ सामने ये है, अभी इसके साथ तो हेड ऑन कोलिजन नहीं हो सकता, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये यहां तक आएगा फिर पलटी मारेगा, है ना, रिपल्शन होगा। ये प्लस और ये प्लस, ये आ रहा है भाई साहब एकदम सामने आ गया ये, तो अभी क्या करेगा, ऐसे टपक के तो जा नहीं सकता, ये तो ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस तो ये रिपल्स करके वापस चला जाएगा। तो इसकी तादाद बहुत बहुत कम है, ठीक है। 1 in 20,000 were deflected by an angle of 180 डिग्री, और इसकी तादाद इसलिए कम है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज ही खुद ही बहुत कम है, ठीक है, इट इज वेरी लेस। सो पॉजिटिवली चार्ज कोर वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में किसका वास होता है भाई साहब, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब ये हो गया, तो ये हो रहा है देखो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स फ्रीली जा रहे हैं क्योंकि काफी सारा एम्प्टी स्पेस है। देखो फेंसिंग का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है, चोर इसलिए जा पा रहा है क्योंकि काफी सारा फेंसिंग में स्पेस है, इसीलिए वो बगीचे में जा पा रहा है, ठीक है, या फार्म में जा पा रहा है। तो ऐसा भी यहाँ पे भी हो रहा है भाई साहब, काफी सारा एम्प्टी स्पेस एटम के अंदर है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स आर फ्रीली एबल टू पास थ्रू मोस्ट ऑफ देम द मोमेंट दे आर कमिंग अक्रॉस द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सो यहां तक आया भाई साहब, टोई ऐसा हो गया, ये बहुत पास आ चुका था, लेकिन क्योंकि इसका एक रिपल्सिव इफेक्ट आएगा इसीलिए टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। सो वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड एंड ऑल द मोर वेरी फ्यू 1 in 20,000 आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन में आ रहे थे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए इसको पीछे जाना पड़ा, ठीक है, ओके। तो एक स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फॉयल है। In an atom, the mass and positive charge are centrally located in an extremely small region known as nucleus, ठीक है। तो आपके extremely small region nucleus में पूरा mass और charge located रहता है। In an atom, the mass and positive charge, mass किसकी वजह से होता है भाई साहब, आपका न्यूक्लियस की वजह से, आपका न्यूट्रॉन्स की वजह से। The mass and the positive charge are centrally located in an extremely small region known as nucleus. The volume of the nucleus is negligible as compared to the total volume of the atom. बहुत ही छोटा है एकदम, मतलब negligible हम कंपेयर कर सकते हैं as compared to the total volume of the atom. Order of magnitude of the radius of the atom is how much? 10 raised to minus 10 and that of the nucleus is 10 raised to minus 15. मतलब लगभग एक minus 15 मतलब कितना हो गया, 1 लाख गुना कम। क्या ये समझ में आ रहा है?
size of the nucleus is almost 1 lakh times lesser than the size of the atom। एक एटम का साइज तो ऑलमोस्ट छोटा ही है, उससे भी इतना गुना कम है। अभी देखो ना 10⁻⁻15 और 10⁻⁻10 में कितना फर्क आ रहा है, 10⁻⁻5 का 10⁻⁵ मतलब 1 लाख हो गया, मतलब 1 लाख गुना कम। जैसे मैं आपको बोल रहा था एक फुटबॉल फील्ड के बीचों बीच अगर एक राई के दाने को रख दो तो दैट इज अ कंपेरेबल थिंग, ठीक है। ओके, सो दैट्स हाउ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज, ठीक है। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसीलिए हम रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर सिस्टम का मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है तो जैसे प्लैनेट्स आपके सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने ऑर्बिट्स में एक सन के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। दैट्स द रीजन आपका रदरफोर्ड का मॉडल जाना जाता है एज अ सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम का मॉडल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देयरफॉर द रदरफोर्ड्स मॉडल इज आल्सो नोन एज अ सोलर सिस्टम मॉडल ड्यू टू दिस एनालॉजी, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो पहला चीज है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्सवेल, ठीक है, और मैक्सवेल ने काफ़ी सारा रिसर्च स्टडी किया रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इन्होंने पाया कि भाई साहब जब चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मूव कराएंगे, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, जब आप मूव कराते हैं तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। अभी अगर एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा, तो अभी समझ लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। अगर इसकी एनर्जी लॉस होगी तो ये भाई साहब अपने रेडियस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे रेडियस छोटा होता जाएगा और फाइनली वो जाकर कहाँ पे गिरेगा, न्यूक्लियस में, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स it emits radiations, and if it emits radiations it loses energy, and if it loses energy then it will not be able to move in this circular path and hence it will follow a spiral path and land into the nucleus। ये भाई साहब न्यूक्लियस में लैंड होगा, ठीक है। ओके, so it could not explain the stability of an atom, reason electrons are compared with planets and the nucleus with the sun। However, the electrons are charged particles and when they move in external electric field, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करोगे तो वो कॉन्स्टेंटली अपने एनर्जी को लूज करता हुआ जाएगा, ठीक है। व्हेन दे मूव इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे डू सो विद एन एक्सेलरेशन thereby losing their energy by emitting radiation। If the energy of an electron keeps on decreasing, it will move closer to the nucleus because of the centripetal force and thus follow a spiral path and finally fall tangentially into the nucleus, destroying the atom। भाई साहब आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फाइनली ये इस पे गिर जाएगा, ठीक है, एंड द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। बट दैट वुड मीन दैट एन एटम should have an existence of extremely small fractions of a second, and reality that is not the case since atoms are relatively quite stable। ऐसा तो हो नहीं रहा भाई साहब, ठीक है। मतलब इसका मतलब अगर ऐसा हुआ, ठीक है, देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करेगा, इट विल लूज इट्स एनर्जी। अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है तो वो सेम रेडियस में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, ढपा, ठीक है, इट विल एक्चुअली लैंड अप इनटू द न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस में वो गया तो ना ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा और ना ही प्रोटॉन, तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके, सो इट विल मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स एंड दस फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड fall tangentially into the nucleus, destroying the atom। But that would mean that an atom should have an existence extremely small fractions of a second। मतलब हर एक सेकंड में एक एटम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। And in reality that is not the case since atoms are relatively quite stable। सारे एटम्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल was basically a scientist who proved that अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे और वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। ओके, स्पाइरलिंग ऑफ एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी एंड फाइनली इट विल, तो ये एक स्पाइरल पाथ है।
स्पाइरलिंग ऑफ एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूक्लियस विद प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी। तो फटाफट से भाई साहब आपका एनर्जी लॉस होता रहेगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, ये दूसरा चीज था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपका जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को जब हम वी विल स्टडी दिस, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम रिलीज होता है। इन बोर्स मॉडल वी विल स्टडी दैट ऑर्बिट्स हैव। तो अभी बोर ने आकर एक चीज को फिक्स कर दिया, ठीक है। बोर ने बोला कि भाई साहब जब तक, तो ऐसा है ना कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस हो रही है और ये ढपक से नीचे अंदर, नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेगा और इसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब तक उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। it is not going to lose any kind of energy. So these were named as stationary orbits. ये particular orbits है at a particular distance from the nucleus, and till the time an electron revolves in a stationary orbit, it's not going to emit any kind of radiation and it's not going to lose any energy as well. So the atom will remain stable, ठीक है। The moment you basically delocalize an electron, then it's going to lose energy or emit radiation, ठीक है। So till the time, तो यहाँ पे बोर ने भाई साहब क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में मूव कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। These stationary orbits are fixed orbits, and till the time an atom is revolving in this orbit, it's not going to emit any kind of energy or lose energy as well, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो एटॉमिक नंबर सिंबल Z है भाई साहब, आपको मालूम है, ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपका देखोगे यहाँ पे सोडियम है 11 और 23, Z इज इक्वल टू 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। The electrical neutrality of an atom is maintained by the presence of an equal number of electrons and protons, ठीक है। Number of protons in helium nucleus is 2 and that of calcium nucleus is 20. What are the atomic numbers of these elements? बोलो भाई साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हीलियम में कितने हैं? 2 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2, सिंपल, ठीक है, ओके। एंड दैट ऑफ कैल्शियम इज 20, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कैल्शियम इज 20, सो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना है, 20। अरे भाई साहब प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हीलियम न्यूक्लियस इज 2 एंड दैट ऑफ अ कैल्शियम न्यूक्लियस इज 20। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? हीलियम में 2 और प्रोटॉन्स कैल्शियम में कितने हैं? 20, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? तो हीलियम विल हैव एन एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एंड कैल्शियम विल हैव एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20, ठीक है। How many electrons will be present in them? So obviously भाई साहब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स और कैल्शियम में भी 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, ओके। चलिए भाई साहब, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अभी आपका मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कोई नई चीज नहीं है, देखो मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको जरा ऑन कर दोगे क्या? एक मिनट, हाँ, क्या हो गया साहिल? क्या हो गया साहिल? अरे साहिल क्या हो गया? बोलना, सर दर्द कर रहा है? अरे करना चाहिए, अभी तक नहीं किया। ओके, सो आपका जैसे कैल्शियम में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, ये आपका 40 हो गया, ठीक है। What is the mass number of an element with atomic number 19 and having 20 neutrons in its nucleus? कितना हो जाएगा मास? 20 न्यूट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा शर्मा जी? इतना कहाँ सोच रहे हैं? 19 हो गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 19, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 20, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 19 + 20 दैट इज 39, ठीक है। मास नंबर हो जाएगा भाई साहब आपका 39, सिंपल, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, अपन एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से X इज एन एटम, Z will be basically representing the atomic number and A the atomic mass number. Atomic mass number is the mass of the it is actually number of neutrons plus number of protons, ठीक है, okay. Calculate the number of protons neutrons
इन 37 17, बोलो भाई साहब प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? मौखिक सवाल है, लिखित सवाल भी नहीं है ये, ठीक है। 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 37 - 17 दैट इज 20। सिंपल भाई साहब, ठीक है। ये इसका है एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर है, एलिमेंट क्या है? क्लोरीन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब? 37 - 17 दैट इज 20, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए भाई साहब? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई? अच्छा Cl माइनस है, आई एम सो सॉरी, Cl माइनस है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इधर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स +1 होगा, दैट इज 18, ठीक है। आई एम सो सॉरी, बाकी सब तो सही है, ओके। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट आर गिवन एज 15, 16 एंड 18, असाइन द प्रॉपर सिंबल, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्रॉपर सिंबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। समझ लो कोई एटम है आपका, सो ये एक एटम है, एक एटम हो गया X, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके? 15, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स 16 है, तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो X माइनस लिख दोगे। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18, तो 15 + 18 कितना होता है आपका? 15 + 18 हो जाएगा आपका 8 + 5 13, 33। तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इज 33, एटॉमिक नंबर इज 15, एंड सिंस इट इज हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय माइनस, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ओके 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 ओके। तो आपका भाई साहब समझते हैं? अरे इलेक्ट्रॉन्स, ओ ये न्यूट्रॉन्स है, आई एम सो सॉरी, ये न्यूट्रॉन्स है। 15 + 16, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने गलती से इसको इलेक्ट्रॉन्स ले लिया था। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं? 18 है, तो मतलब आपके टोटल से 3 ज़्यादा, तो इसीलिए आपका 3 माइनस हो गया ये, ठीक है। 15 31। इफ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट देन द कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो आपका देखो भाई साहब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, एटॉमिक नंबर इज व्हाट? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास, एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसके भाई साहब कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं एटॉमिक मास में। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। क्लोरीन के भाई साहब 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 का, एक 37 का, लेकिन दोनों के एटॉमिक नंबर 17 के हैं, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, इसी तरह से आपके कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं, लेकिन सबके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, इनके मासेस अलग अलग होते हैं। इट इज यूनिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आपका एटॉमिक नंबर क्या है भाई साहब? यूनिक वैल्यू है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। इट मे नॉट बी अ यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू नहीं है ये, मतलब आप अगर बोल रहे हैं ना किसी एटम का एटॉमिक नंबर ये है, तो उसी एटम का ही एटॉमिक नंबर होगा वो। 17 अगर एटॉमिक नंबर है वो क्लोरीन का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। अगर भाई साहब अपन ने बोल दिया कि 8 एटॉमिक नंबर है तो वो ऑक्सीजन का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, तो ये यूनिक है। जैसे आप बोलते हो ना आधार कार्ड आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UIN बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। सो इट मे नॉट बी यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। आइसोटोप्स आर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे जैसे फाइंडिंग द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब आपका आयरन है, इसका मास नंबर कितना है? 56, एटॉमिक नंबर कितना है? 26, ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताइए फटाफट। आपका एटॉमिक नंबर 26 है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? प्रोटॉन्स हमेशा 26 ही रहेंगे, ठीक है, 26। और आपका भाई साहब न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 56 - 26 दैट इज 30। इलेक्ट्रॉन्स 26, ठीक है। चलिए Zn2+ है, ध्यान दीजिएगा, Zn2+ है। मास नंबर 65, एटॉमिक नंबर 30। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 30 बाय डिफॉल्ट। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 65 - 30 दैट इज 35, ठीक है। 65 - 30 दैट इज 35। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? हाँ 28 कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इसीलिए उसका 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 28। 30 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे Zn2+ है। क्लोरीन माइनस है, ठीक है, तो 35 एटॉमिक नंबर भाई साहब कितना हो जाएगा इसका? ठीक है,
तो यहाँ पे 35 दिया हुआ है, मास नंबर, अच्छा न्यूट्रॉन दिया हुआ है, ओके चलिए न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन 18 दिए हुए हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 17, मतलब प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 17, ठीक है क्लियर है, ओके। आर्गॉन है भाई साहब, आर्गॉन का 18 है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है 22, तो आपका भाई साहब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 18 प्लस 22, दैट इज हाउ मच 40, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, अगेन 18, क्योंकि ये तो न्यूट्रल एटम है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, आज यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।